सो वेलकम ऑल। आज के लेक्चर में हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स में हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स में हम देखने वाले हैं हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स में हम देखने वाले हैं कि मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन देखेंगे हम आज। SN1 रिएक्शन देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय SN1 रिएक्शन? बेटा SN1 रिएक्शन होता है सब्स्टिट्यूशन। S स्टैंड्स फॉर substitution, N stands for nucleophilic and 1, ये ऊपर जो 1 लिखते हैं आप लोग, तो ये 1 stands for unimolecular। रिएक्शन, किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का जो रेट है, स्पीड, वो जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे डिपेंड होती है उससे उसकी मॉलिक्यूलरिटी समझती है। अगर एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड है तो उसे हम कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, 2 मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड है तो बायमॉलिक्यूलर, 3 मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड है तो टरमॉलिक्यूलर या ट्राइमॉलिक्यूलर, है ना। ऐसे कह सकते हैं 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं होता जनरली, राइट। सो इट इज SN1, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, राइट बेटा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। अब यहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें देखना है कि इसमें मैकेनिज्म के क्या क्या स्टेप आते हैं, राइट। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे रिएक्शन कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है और कौन से रिएक्शन के लिए हम ये कंसिडर कर रहे हैं। जनरली मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि कायरल कार्बन जो होता है, हाँ बेटा, कायरल कार्बन जो होता है, इस कायरल कार्बन में 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होते हैं कायरल कार्बन को, राइट। और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए कायरल कार्बन को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो आप 2 प्लेन में बॉन्ड्स बताते हैं, एक सॉलिड वेज पे और दूसरा डैश्ड वेज पे बताते हैं, राइट। फर्स्ट प्रायोरिटी या जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है वो सॉलिड वेज पे होता है, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होता है वो डैश्ड वेज पे होता है। और बाकी जो 2 प्लेनर लाइंस है उनमें थर्ड एंड फोर्थ ऐसे लाइंस रह सकते हैं, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ तो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर गया, राइट। बेटा देखो यहां पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कायरल कार्बन को मैंने रिप्रेजेंट किया है। अगर कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट आप करते हैं और इसमें 1, 2, 3 और 4 है, ये प्रायोरिटीज है, यहां पर जो ग्रुप अटैच रहेंगे, तो अगर ये इसका रोटेशन करते हैं आप सीक्वेंस वाइज 1 से लेकर तो 2 तक, 2 से लेकर 3 तक, 3 से लेकर 4 तक, तो ऐसा रोटेशन करते हैं और वो रोटेशन अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो उसे हम कहते हैं आर कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहते हैं बेटा उसको? आर कॉन्फ़िगरेशन। और अगर ऐसा ही रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर होता है, फॉर एग्जांपल मान लो ये 4 इधर है और ये 2 इधर आ गए, हाँ, ये डैश वाला बॉन्ड इधर लिख दिया और ये सॉलिड, ये जो लाइन वाला बॉन्ड है इधर लिख दिया, 1 to 2 to 3 to 4, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज अगर वो घूम रहा है तो उसे हम कहते हैं S कॉन्फ़िगरेशन। यानी अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो R और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो S। ऐसे कायरल कार्बन के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, इसको हम स्टीरियोकेमिस्ट्री में और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के कल और आज ऐसे 2 पार्ट्स हमने देखे कि स्मॉल डी स्मॉल एल क्या होता है। स्मॉल डी रिप्रेजेंट्स डेक्स्ट्रो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट and small l represents levo rotation, that is a left side rotation of the plane polarized light. Capital R is the rotation according to priorities of the groups present on chiral carbon. क्या बोला है वापस एक बार? rotation according to the priorities given for the chiral carbon. chiral carbon के जो ग्रुप्स हैं उनको हमने प्रायोरिटी दिया, किसके बेसिस पे? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद जो एटॉमिक नंबर आएगा उसके बाद आएगा, उसके बाद आएगा। तो ऐसे प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग हमने इसको अगर क्लॉकवाइज रोटेट किया तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है SR,
और जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अगर होगा तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है यस। इन दोनों में ये जो D एंड L है, अगर D प्लस L का 50-50 मिक्सचर होता है तो उसे हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, और अगर एक ही मॉलिक्यूल में हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल D दिखाता है और हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल L दिखाता है तो टोटल मॉलिक्यूल की ऑप्टिकल एक्टिविटी 0 हो जाती है, उसे हम कहते हैं मेसो कंपाउंड। और ये जो दो चीजें हैं ये मैं R और S से रिलेट करने वाला हूं, R और S से रिलेट करने वाला हूं। अगर बेटा R जो कंपाउंड है, R कंपाउंड अगर डी कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, ध्यान दीजिए, टाइप कुछ मत कीजिए, मेरी तरफ ध्यान दीजिए, जितना बता रहा हूं समझ लीजिए। अगर कोई R कंपाउंड है जिसका कायरल कार्बन है, जिसके पास CH4 कैनॉट बी द कायरल कार्बन, बिकॉज कायरल का डेफिनेशन ही है 4 डिफरेंट ग्रुप चाहिए कार्बन के ऊपर। अगर कोई R कॉन्फ़िगरेशन वाला कार्बन है, उसका जो रोटेशन है उस मॉलिक्यूल का वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और अगर ये कंपाउंड R से S में चला जाता है तो ये रोटेशन एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा। करेक्ट है बेटा? अगर R कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो R का अगर आपने S बना दिया तो वो लीवो रोटेटरी बन जाएगा, यानी जो ऑप्टिकल रोटेशन है वो रिवर्स हो जाएगा। यानी अगर मैं किसी कंपाउंड में R से S बना देता हूं तो उसका ऑप्टिकल रोटेशन भी चेंज हो जाता है। अगर किसी कंपाउंड में R प्लस S का 50-50 मिक्सचर होता है, एक ही कंपाउंड के दो फॉर्म्स, एक R और दूसरा S, और दोनों का 50-50 मिक्सचर होता है, तो उस कंपाउंड को हम रेसिमिक मिक्सचर कह सकते हैं। राइट बेटा? तो हम R और S को क्यों पकड़ के चल रहे हैं? बिकॉज मुझे SN1 रिएक्शन में आगे जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाले हैं वहां पर R और S कॉन्फ़िगरेशंस लगने वाले हैं, इसलिए मैंने ये पॉइंट आपका क्लियर कर दिया। राइट बेटा? अभी देखो, इसमें जो रिएक्शन में लेने वाला हूं उस रिएक्शन में समझ लीजिए एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं आपको, समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कुछ भी आप दूसरा काम नहीं करेंगे, नो डाउट्स टाइपिंग एंड नथिंग। राइट? सी हियर, a reaction is given, a compound C having 1 2 3 and this is 4। राइट बेटा? यहां पर एक हेलोजन प्रेजेंट है। अब कोई भी हेलोजन ले सकते हैं आप लोग, फॉर एग्जांपल मैंने क्लोरीन ले लिया या ब्रोमीन ले लिया, हाँ, या जनरल लेते हैं एक्स, कोई भी हेलोजन है, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन देख रहे हैं इसलिए मैंने अल्काइल हैलाइड ले लिया। यहां पर ये R1 है, यहां पर ये R2 है, और यहां पर ये R3 है। यानी ये एक R ग्रुप अलग है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, तीनों R ग्रुप अलग अलग है। अब समझ लीजिए, इस कार्बन को 1 2 3 और 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो गए, इसका मतलब ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है। एग्जैक्टली बेटा। अगर फॉर एग्जांपल ये R ग्रुप जो है अल्काइल ग्रुप है, क्या है? अल्काइल ग्रुप है, तो यहां से कार्बन और हेलोजन बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स में हमने देखा है रिएक्टिविटी टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी होती है। क्यों? बिकॉज टर्शरी में ये अगर ब्रेक होके निकल जाता है इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, और पोलर सॉल्वेंट कौन होते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ऐसे बोलना है। पोलर प्रोटिक यानी जो H+ भी देते हैं, लाइक इथेनॉल। इथेनॉल इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर भी है और H+ भी देता है। उसके प्रेजेंस में ये जब ब्रेक हो जाता है तो बेटा इस कार्बन पे 1 2 3 R1 R2 एंड R3 इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहां से X- निकल जाएगा। यहां तक समझ में आया? क्या हुआ वापस एक बार देखिए, ये एक अल्काइल हैलाइड दिया था विच इज अ टर्शरी अल्काइल हैलाइड। क्या है बेटा? ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड RX। टर्शरी अल्काइल हैलाइड में अभी मैंने कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड नहीं किया, राइट? और यहां पर फर्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड ब्रेक होकर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में X- निकल गया, और इस कार्बन का बन गया कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, दिस इज स्टेप नंबर 1। दिस इज स्टेप नंबर 1। यानी SN1 रिएक्शन में पहले स्टेप में
पहले स्टेप में कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक होता है और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो जाता है। तो यहां पर मैं लिखता हूं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बाय ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, कार्बन हेलोजन बॉन्ड, राइट। अब देखो पहले स्टेप में ये ब्रेक हो गया तो ऑब्वियसली यहां पर हम बाहर से कोई रिएजेंट ऐड नहीं कर रहे हैं, सॉल्वेंट है और रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट खुद ब खुद ब्रेक होके कार्बोकैटायन में पहुंच रहा है, यानी इसमें एक्सटर्नल कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे। इसका मतलब ये प्रोसेस क्या होगा, स्लो होगा। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। एंड ऑलवेज कीप इन माइंड जो स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं उसको, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है वही रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करता है, रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करता है। और यहां पर रिएक्टेंट सिर्फ एक ही है, अभी तक रिएजेंट हमने ऐड नहीं किया। अब स्टेप नंबर 2 में जाते हैं, स्टेप नंबर 2 में जाते हैं। बेटा स्टेप नंबर 2 में यहां पर जो कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन बना है, इस कार्बोकैटायन पे, इस कार्बोकैटायन पे, दिस इज द कार्बोकैटायन R R R R1 R2 R3, right? And this is the carbon having positive charge. Now I'll show you in the form of tetrahedral carbon. बेटा ये टेट्राहेड्रल कार्बन है, राइट? ये टेट्राहेड्रल कार्बन है, 4 बॉन्ड दिख रहा है आपको। हाँ, अभी ये मॉलिक्यूल जो है ये कैसा दिखेगा, दिस विल लुक लाइक दिस। ओके, मुझे और एक पेन लगने वाला है इसके लिए, जस्ट वेट 1 सेकेंड। अभी देखिए ये एक 5th एक ग्रुप मैंने लेकर आया हूं, ये यहां पर रख देता हूं, राइट। अभी देखिए बेटा ये जो मॉलिक्यूल है कार्बन हेलोजन, ये रेड कलर का जो दिख रहा है आपको, यहां पर दिखाता हूं, राइट। ठीक है, ये जो रेड कलर का जो आपको दिख रहा है ना, हाँ रेड कलर का दिख रहा है, जस्ट 1। सो ध्यान दीजिए, ये अल्काइल हैलाइड है। देखिए बेटा R1 R2 R3, हाँ ये ग्रुप है R1, ये R2 और ये R3। ओके, ये R1 R2 R3 ऐसा है, ठीक है। अभी यहां पर देखो हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया है, राइट, पोलर प्रोटिक, तो ये ग्रुप निकलने वाला है। बेटा ये टेट्राहेड्रल कार्बन है, यहां पर ऐसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसका ये व्यू ऐसा है, राइट। अब ये जो कार्बन हेलोजन है, ये कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक होने वाला है। चलो ये बॉन्ड है ना ब्रेक हो गया, राइट। अभी ये बॉन्ड अभी दिख रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, X माइनस निकल गया, ये जो रेड वाला था ना ये निकल गया, X माइनस निकल गया। अब ये बन गया कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन क्या होता है, प्लेनर होता है। कार्बोकैटायन क्या है, प्लेनर। तो ये तीनों बॉन्ड खुद को ऐसे रीअरेंज कर लेंगे कि ये प्लेन में चला जाएगा। नाउ आर यू लुकिंग एट दिस वन इज प्लेनर, ठीक है, ये पूरे तीनों के तीनों एक प्लेन में दिख रहे हैं, राइट। एंड दिस इज द साइड फ्रॉम वेयर X माइनस लेफ्ट, है ना, X यहां से निकल गया है, तो इस साइड को हम कहेंगे फ्रंट साइड। और उसका जो बैक साइड था, ये पहले 3 ऐसे थे, बाद में ये प्लेन में कन्वर्ट हो गए, एंड दिस इज द बैक साइड, राइट। जहां से हेलोजन निकल गया, जहां से हेलोजन निकल गया वो फ्रंट साइड, ये फ्रंट साइड है, और उसके बैक साइड वाला इसे हम कहेंगे बैक साइड। नो, so for this carbocation this is the front side and this one is the back side। okay बेटा, अभी देखिए कि यहां पर फ्रंट साइड में मैंने इस रिएक्शन में मैंने OH माइनस ऐड कर दिया, OH माइनस, दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला रिएक्शन आपने देखा था, वाटर, KOH, NaOH, मॉइस्ट Ag2O, इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल निकलता है, OH माइनस निकलता है, राइट।
तो OH माइनस फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है या OH माइनस बैक साइड से भी अटैक कर सकता है, बिकॉज दोनों साइड उसके लिए ओपन है। बिकॉज ये जो कार्बोकैटायन यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये बैक साइड से भी अटैक हो सकता है इस कार्बोकैटायन पे और फ्रंट साइड से भी अटैक हो सकता है। फ्रंट साइड यानी जहां से हेलोजन निकल गया था, समझो जिधर से हेलोजन निकल गया उधर से ही अगर इसने अटैक किया, सो दिस इज कॉल्ड एज फ्रंट साइड अटैक एंड दिस इज कॉल्ड एज बैक साइड अटैक। बेटा फ्रंट साइड अटैक किया तो OH इस साइड से आके लगेगा, यानी इसका प्रोडक्ट बनेगा R R R एंड OH, R1 R2 R3, राइट। और अगर बैक साइड से OH माइनस अटैक करता है तो ये पिछले साइड में लगेगा। सपोज दिस इज द कार्बन, दिस इज R1, दिस इज R2 एंड दिस इज R3, और OH कहां से लगेगा? बैक साइड से लगेगा। समझ पा रहे हो इसको? तो ये हुआ फ्रंट साइड अटैक करने की वजह से लगा हुआ OH, और ये हो गया बैक साइड अटैक करने की वजह से लगा हुआ OH। अब आप मुझे बताइए कि ये जो कार्बोकैटायन प्लेनर था, इस प्लेनर कार्बोकैटायन पे, इस प्लेनर कार्बोकैटायन पे, राइट, अटैक करने के लिए बैक साइड से कितने चांसेस थे और फ्रंट साइड से अटैक करने के कितने चांसेस है? राइट, फ्रंट साइड से अगर अटैक करेगा तो 50% चांसेस इसके हैं, और बैक साइड से अटैक करेगा तो 50% चांसेस उसके हैं। इसका मतलब कि इस कार्बोकैटायन पे 50% फ्रंट साइड से अटैक करने वाला प्रोडक्ट बन सकता है और 50% बैक साइड से अटैक करने वाला प्रोडक्ट बन सकता है। इसका मतलब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन था, चाहे वो R रहे या S रहे, कुछ भी रहे, एग्जांपल के लिए मैं इसको R ले लेता हूं। हाँ, अब थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर देंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अभी ध्यान रखिए, अगर इस कॉम्प्लेक्स का, इस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन R है, क्लॉकवाइज रोटेशन, तो बेटा जिस साइड से X निकल गया उसी साइड से अगर OH माइनस आ रहा है तो R का कॉन्फ़िगरेशन R ही रहेगा, यानी जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन था वही का वही रहेगा। बिकॉज लीविंग ग्रुप जिस साइड से जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी उसी साइड से आ रहा है, प्रायोरिटी चेंज नहीं हो रही है, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन R का R रहेगा। और अगर बैक साइड से अटैक हुआ तो इसका कॉन्फ़िगरेशन R का S बन जाएगा, बिकॉज इन्वर्जन हो जाएगा ना, बैक साइड से अटैक करेगा यानी एग्जैक्ट अपोजिट साइड से अटैक कर रहा है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन S हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए R और S ये जो कॉन्फ़िगरेशन थे, हाँ, इसके 50% चांसेस हैं और इसके भी 50% चांसेस है, तो 50-50 R प्लस S ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन अलग है, और कॉन्फ़िगरेशन अलग है तो इनका ऑप्टिकल रोटेशन भी अलग होगा। ये अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये लीवो रोटेटरी होगा। इसका मतलब 50-50 का जो अगर मिक्सचर बनेगा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, और इस प्रोडक्ट को हम कहेंगे रेसिमिक मिक्सचर। इस प्रोडक्ट को हम कहेंगे, प्रोडक्ट को कहेंगे रेसिमिक मिक्सचर। And it is optically inactive. It is optically inactive. वापस एक बार इस रिएक्शन के पास हम देखते हैं, वापस आ जाइए सभी लोग। बेटा ये एक रिएक्शन है SN1 रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। Why it is called as unimolecular? We are going to see it. Okay. SN1 it is substitution reaction. हेलोजन निकलेगा, उसकी जगह पर OH यानी अल्कोहल आएगा। That is why। और क्या यूज कर रहे हैं आप इसमें? न्यूक्लियोफाइल OH माइनस यूज कर रहे हैं, या कोई भी रिएजेंट है जहां से न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है, इसीलिए इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन दो स्टेप में होता है। SN1 रिएक्शन दो स्टेप में होता है। एक पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बाय ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड ब्रेक होगा, बाहर से आप कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, ये खुद ब खुद हो रहा है, इसीलिए ये प्रोसेस स्लो है। ये प्रोसेस क्या है? स्लो है। क्यों? बिकॉज कोई न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ पर पहले स्टेप में अटैक नहीं कर रहा है,
न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहां पर है? सेकंड स्टेप में। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ये अल्काइल हैलाइड है और अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ऑर्डर ऐसी होती है, टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी। तो टर्शरी ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से उसको ब्रेक करने के लिए बाहर से किसी रिएजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जब ब्रेक होगा, किसके प्रेजेंस में ब्रेक होगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अब इसको पोलर प्रोटिक ही क्यों चाहिए? पोलर अप्रोटिक में काम नहीं चलेगा क्या? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। व्हाई? बिकॉज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इसलिए यूज करते हैं कि जब ये ब्रेक होके कार्बोकैटायन बनेगा, इट इज द चार्ज्ड स्पीशीज, और चार्ज स्पेसिस है, इसीलिए प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा? पोलर एज वेल एज प्रोटिक सॉल्वेंट उसको सॉल्वेट करेगा और स्टेबल होने के लिए हेल्प करेगा। आर यू गेटिंग दिस? इसीलिए पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहां पर चाहिए, जो इस फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट, कौन सा इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है? कार्बोकैटायन इज द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। तो इसको स्टेबल करने के लिए हमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। ये हो गया स्टेप नंबर 1, विच इज द स्लो स्टेप, एंड द स्टेप इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन बाय ब्रेकिंग ऑफ CX बॉन्ड ऑटोमेटिकली। दूसरा स्टेप नंबर 2 में, फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोकैटायन बना था, उसी कार्बोकैटायन पे फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड दो अटैक हो सकते हैं, बिकॉज ये प्लेनर कार्बोकैटायन होता है, और प्लेनर कार्बोकैटायन पे फ्रंट साइड के अटैक के 50% चांसेस होते हैं, बैक साइड अटैक के 50% चांसेस होते हैं। तो फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो ये क्या करेगा? जो कॉन्फ़िगरेशन ओरिजिनली था वही कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, और अगर बैक साइड से अटैक करता है तो जो कॉन्फ़िगरेशन था उसके अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम रहता है तो उसे कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, रिटेन किया यानी जैसे कि वैसा रखा। और अगर आर का यस बन जाता है तो उसे कहते हैं इन्वर्जन, इन्वर्ट हो जाना यानी उल्टा हो जाना, राइट? तो आर का आर रहता है तो 50% क्या हुआ? रिटेंशन, और आर का यस बन जाता है, इसका मतलब 50% क्या हुआ? इन्वर्जन। सो दैट्स व्हाई दिस रेसमिक मिक्सचर और ऑप्टिकल इनएक्टिव प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन प्रोडक्ट बनाता है। इसी वजह से ये हो जाता है रेसमिक मिक्सचर विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहां तक आपको समझ में आया? इसमें कुछ दिक्कत है तो बताइए। सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस रिएक्शन, आपको बताया कि इसका मैकेनिज्म कैसा होता है, राइट? मैकेनिज्म ऐसे होता है और प्रोडक्ट इस तरह से बनता है। और क्या क्या पैरामीटर्स है SN1 रिएक्शन के? ये रिएक्शन बेटा अल्काइल हैलाइड में ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सेकंड थिंग, ये बोर्ड एग्जाम में 4 या 5 मार्क के लिए भी आता है, इसीलिए हर एक स्टेप आपको समझना इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हर एक स्टेप में इसको आप याद रखेंगे, राइट? So in this reaction, it is called as unimolecular. इस रिएक्शन को रेट ऑफ रिएक्शन इसका कैसे होता है? SN1 की बात कर रहे हैं, वही रिएक्शन मैंने कंटिन्यू किया है। रेट ऑफ रिएक्शन is depend on slow step which contains only one reactant. Only one reactant means rate is directly proportional to concentration of alkyl halide. और ये अल्काइल हैलाइड बस एक की जरूरत है, आपको रिएजेंट फर्स्ट स्टेप में डालना है क्या? नहीं, रिएजेंट तो फास्ट स्टेप में है। जो सेकंड स्टेप लिखा है ना उसको लिख लो फास्ट, बिकॉज कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन चार्जेस की रिएक्शन हो रही है, चार्जेस ज्यादा फास्ट होते हैं रिएक्शन में, तो वहां पर लिखो फास्ट स्टेप। ओके, सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओनली एंड ओनली concentration of alkyl halide, and that is only one molecule, and that's why this reaction is called as, it is called as unimolecular. क्यों unimolecular कर रहे हैं? Because it is only depend on one molecule, concentration of one molecule, and that's why it is unimolecular. Okay, this is about rate of reaction of SN1. What is about stereochemistry of this reaction? What is about
स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ दिस रिएक्शन। बेटा याद रखिएगा, रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो ये बताती है, इन दिस रिएक्शन 50% reaction and 50% inversion takes place. 50% retention and 50% inversion takes place. Inversion takes place. Hence, it forms optically inactive racemic mixture. Racemic mixture. अब ये जनरलाइज स्टेटमेंट है, राइट? ये जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है। अब इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि जो मैं लिख रहा हूं यहां पर 50% रिटेंशन एंड 50% इन्वर्जन ना बेटा, 50% इन्वर्जन, यहां पर एक्चुअल जब रिएक्शन होता है तो सिचुएशन क्या है पहचानो, थोड़ा सा सिचुएशन जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है यहां पर, राइट? ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, हाँ, ये मॉलिक्यूल था, राइट? ये मॉलिक्यूल था ऐसे, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, राइट? अब ये ब्रेक होके इसका कार्बोकैटायन बन रहा था ऐसा, करेक्ट है? लेकिन आपके इस रिएक्टेंट के साथ साथ NaOH के भी मॉलिक्यूल है इस रिएक्शन में, इधर उधर घूम रहे हैं ऐसे, राइट? रिएजेंट OH माइनस भी तो है। तो जैसे ही ये कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, बैक साइड से जो मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट है, कार्बोकैटायन किसकी वजह से फॉर्म हो रहा है? ये हेलोजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से। तो ये तो बल्कियर मॉलिक्यूल है ना, बल्कियर एटम है। तो ये बल्कियर एटम जैसे जैसे निकल रहा है, इधर से फ्रंट साइड से तो अटैक नहीं हो सकता, बिकॉज ये निकलने वाला है यहाँ से, तो इसको निकलने के लिए कुछ जगह लगेगी। तो ये जैसे जैसे निकलेगा, उसी मीन टाइम में पीछे से न्यूक्लियोफाइल भी तो अटैक करेगा, है ना? और जैसे ही कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, यहां से बैक साइड से ज्यादा अटैक होने वाला है एज कंपेयर टू फ्रंट साइड। तो ऐसे कहा जाता है कि प्रैक्टिकली अगर कंसिडर करें तो इन्वर्जन का प्रोपोर्शन इस रिएक्शन में ज्यादा होता है। समझ रहे हो इस चीज को? इन्वर्जन का प्रोपोर्शन इस रिएक्शन में ज्यादा होता है। हम लिख रहे हैं यहां पर कि 50-50 मिक्सचर है, इसीलिए 50-50 मिक्सचर को हम कहते हैं रेसेमिक मिक्सचर, एंड दैट्स व्हाई दिस मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बट रिएक्शन के तौर पे अगर बताना है तो हम कहते हैं कि इन्वर्जन फेवर्स मोर इन SN1 रिएक्शन। ठीक है? और भी थोड़ा सा पार्ट बाकी है। सबसे पहले देखा रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, नंबर टू इस रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होता है, और नंबर 3 स्टीरियोकेमिस्ट्री इस रिएक्शन का क्या है, एंड नाउ नंबर 4 व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी चेंजेस टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन। एनर्जी चेंजेस कैसे होते हैं, और उस डायग्राम को जहां पर हम एनर्जी चेंजेस दिखाते हैं उसे हम कहते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्या कहते हैं उसको? एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। सो नाउ लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस पे लिखेंगे एनर्जी। इस कोऑर्डिनेट पे रिएक्शन आगे आगे जा रहा है और यहाँ पर हम एनर्जी चेंजेस दिखा रहे हैं।
तो सबसे पहले यहां पर रहेगा रिएक्टेंट इस एनर्जी लेवल पे। बेटा कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। बिकॉज ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वो एक्सेप्ट करेगा ना। तो ये जो रिएक्टेंट है इस पोजीशन से चला जाएगा हायर एनर्जी लेवल पे, ग्राउंड स्टेट से यहां पर चला जाएगा हायर एनर्जी लेवल पे, इसे हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और जैसे ही कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है ये थोड़ा सा स्टेबल होके नीचे आएगा, थोड़ा सा स्टेबल होके नीचे आएगा, बिकॉज कार्बोकैटायन बन रहा है। और कौन सा कार्बोकैटायन बन रहा है, टर्शरी कार्बोकैटायन बन रहा है, यानी थोड़ा स्टेबल हो जाएगा। और जैसे ही थोड़ा स्टेबल होता है और OH माइनस अटैक करता है, वापस एक बार उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, बिकॉज कैटायन एनायन का इंटरेक्शन होने वाला है, तो एनर्जी बढ़ेगी और थोड़ा सा ऊपर जाके वापस प्रोडक्ट के लिए नीचे आएगा। एंड हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। यानी क्या हो रहा है रिएक्शन में, थोड़ा सा देखिए, गौर कीजिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पर फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट। थोड़ा सा रिएक्टेंट को मैं ऊपर के लेवल में ले लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा एक एनर्जी चेंज मुझे जो दिखाना है वो समझ में आ जाए। हियर इट इज द रिएक्टेंट, ये हायर एनर्जी लेवल हो गया, तो इस हायर एनर्जी लेवल को हम कहते हैं TS। और TS का मतलब होता है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट इज द हायर एनर्जी। ये भी एक ट्रांजिशन स्टेट है। अब यहां पर कितने ट्रांजिशन स्टेट बन रहे हैं, दो, एक कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेकिंग का और दूसरा कैटायन और एनायन के रिएक्शन का, राइट, रिएक्टेंट और रिएजेंट के रिएक्शन का। तो इसे हम कहेंगे TS1 और इसे कहेंगे TS2, ट्रांजिशन स्टेट 1 एंड ट्रांजिशन स्टेट 2। और यहाँ पे जो नीचे आया है ना, ये ट्रफ जैसा जो दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, C फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, राइट। ये यहाँ पर तीन दिख रहे हैं ना आपको, ये देखो, ये इधर से एक आ रहा है, ये इधर से एक आ रहा है, और ये यहाँ पर एक है। यहाँ तीन बॉन्ड है, कार्बोकैटायन थोड़ा स्टेबल हो गया। लेकिन रिएक्टेंट से लेकर तो ट्रांजिशन स्टेट तक जितनी एनर्जी लगती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर लिखेगा EA, एक्टिवेशन एनर्जी। अब ये लगी कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। अब दूसरी एक एक्टिवेशन एनर्जी लग रही है, किस लिए, ये थोड़ा स्टेबल हुआ था, लेकिन ये स्टेबिलिटी से कहां पर गया, वापस ट्रांजिशन स्टेट में गया। तो यहां पर भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है उसको एक्टिवेट करने के लिए। इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी 2। सो दिस इज EA1 एंड दिस इज EA2। समझ रहे बेटा, थोड़ा सा छोटा दिख रहा है लेकिन समझ लो, ये एक्टिवेशन एनर्जी 1 है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए लगने वाली, और ये एक्टिवेशन एनर्जी 2 है कार्बन OH का बॉन्ड बनाने वाली, राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, रिएक्टेंट से लेकर तो प्रोडक्ट तक जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा है, यानी रिएक्टेंट कुछ किलोजूल एनर्जी पे था, उसके बाद प्रोडक्ट कुछ किलोजूल एनर्जी पे है, लेकिन रिएक्टेंट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट कहां है, नीचे। यानी रिएक्टेंट हायर एनर्जी लेवल पे था, प्रोडक्ट लोअर एनर्जी लेवल पे, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है एनर्जी का उसे क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। यानी टोटल एनर्जी जो चेंज हो रही है ना रिएक्शन में, यहाँ पर गेन हो रही है, थोड़ी लॉस हो रही है, थोड़ी गेन हो रही है, ये चेंजेस सब छोड़ दो, टोटल कितनी गेन और कितनी लॉस हुई ये हमें कहां से समझेगा, रिएक्टेंट एनर्जी और प्रोडक्ट एनर्जी से। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो आपको टोटल एनर्जी चेंज इन द रिएक्शन मिलेगा, एंड दैट इज व्हाट that is what called as delta H, enthalpy of the reaction। क्या कहते हैं उसको, डेल्टा H, enthalpy of the chemical reaction। तो जो जो टर्म्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं मैं साइड में लिख रहा हूं, यहाँ पर क्या क्या लिखा है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी लिखे आपने EA1 एंड EA2, क्या है ये, एक्टिवेशन एनर्जी। TS1 एंड TS2 ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट।
एंड व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन स्टेट? इट इज द हायर एनर्जी स्टेट प्रेजेंट इन द रिएक्शन। क्या कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट को? हायर एनर्जी स्टेट प्रेजेंट इन द रिएक्शन। उसके बाद हमने देखा डेल्टा एच, इट इज एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, यानी टोटल एनर्जी चेंज। और इस एंथैल्पी के डेल्टा एच के साइन से हम बता सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा एच? बेटा डेल्टा एच इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो क्या लिखेंगे? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, है ना? एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट। अगर एच ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन एच ऑफ रिएक्टेंट होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। प्रोडक्ट ग्रेटर है, सॉरी एंडोथर्मिक, और ये जो है प्रोडक्ट लेस देन रिएक्टेंट जो अगर होगा, ऐसे लिखो इसको, एच ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एच ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। exothermic reaction, and this is what about energy changes in the SN1 reaction. ये रिएक्शन दो स्टेप में होता है, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2, इसलिए इसमें दो ट्रांजिशन स्टेट है। SN2 रिएक्शन एक ही स्टेप में होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, उसमें एक ही ट्रांजिशन स्टेट होता है। इसीलिए याद रखो SN1 का ग्राफ SN2 का आगे आएगा। हाँ, यहाँ पे करेक्शन कर लो, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट लिखा था मैंने जल्दी जल्दी में, ये रिएक्शन है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है? ध्यान दीजिए, एक्टिवेशन एनर्जी यानी किसी प्रोसेस को एक्टिवेट करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए ना। अगर बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हुआ तो आगे प्रोसेस होगा क्या? नहीं। इसीलिए उसको एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, राइट? वहां से आगे रिएक्शन एक्चुअल स्टार्ट हो जाता है, वहां से आगे बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग, ऐसे कुछ प्रोसेसेस होते हैं। यहाँ पर भी सेकंड एक्टिवेशन एनर्जी किस लिए दिया? यहाँ पर प्रोडक्ट का रिएजेंट और प्रोडक्ट का बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाला है, इसीलिए उसको कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ पर पहला जो एक्टिवेशन एनर्जी इट इज ग्रेटर देन सेकंड एक्टिवेशन, यानी एक्टिवेशन एनर्जी 2 एंड एक्टिवेशन एनर्जी 1, ऐसे इसको डिनोट करते हैं, 1 एंड 2। ठीक है, इस तरह से इनको याद रखो।